नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। आतंक पर पाक सरकार और आतंकी एक साथ। कश्मीर हिंसा को लेकर पाकिस्तान में बना ब्लैक डे। बड़ा सवाल, क्या घरेलू मोर्चे पर घिरे नवाज अपनी सरकार बचाने के लिए दे रहे हैं आतंक का साथ? और ऊना में हिंसा को लेकर संसद में हंगामा। बीएसपी कांग्रेस ने मुद्दे को उछालने की दिखी होड़, लेकिन बेपरवाह राहुल लेते रहे झपकी। चलिए, दो खास मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो कि वैसे ही दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कश्मीर में जिस तरीके से बुरहान वानी नाम के आतंकी को मारा गया, उसके लिए आज पाकिस्तान के अंदर आपको बता दें कि ब्लैक डे मनाया गया। हाफिज सईद ने लाहौर से लेकर के इस्लामाबाद तक मार्च निकाला और उसी हाफिज सईद के समर्थन में वहां की सरकार दिखाई दे रही है, नवाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं? क्या आतंक का समर्थन करके पाकिस्तान की सरकार या वहां पर नवाज शरीफ साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली टिप्पणी जो है हम पुष्पेंद्र जी से लें, उससे पहले बाकी मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक मौजूद हैं, शकीलुज्जमान अंसारी साहब। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। राम सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे सवाल करना चाहेंगे। 141 लोगों की मौत हुई थी जब पेशावर के अंदर बच्चों को मार दिया गया था। तब पाकिस्तान ने ब्लैक डे नहीं मनाया। एक बुरहान आतंकी के मारे जाने पे पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है। क्या दिखाता है पाकिस्तान का ये रवैया? देखिए, पाकिस्तान के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो लंबे समय से पाकिस्तान कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाता रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कभी यूएनओ में बात ना उठाई हो। लेकिन अब फर्क ये जरूर हो गया है कि अब जब वो उठाते हैं तो पूरी दुनिया उसको जो है सीरियसली लेती नहीं है। और जिस तरीके से बुरहान वानी के बाद वो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनसे जिस तरह से वो मिले, उसमें आप अलग अलग प्रतिक्रिया देखें तो जो फ्रांस ने उनसे कहा, सीधे तौर पर कहा कि आप तो, सॉरी इंग्लैंड ने जो कहा है वो सीधे तौर पर कहा कि आप तो टेरर के एक्सपोर्टर हैं। फ्रांस ने उनसे बात नहीं की, पुतिन उनसे मिला नहीं। अमेरिका ने कह दिया इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन से मिले, वहां उनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार। फिर वो जो इस्लामिक देशों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां मिले। तो अब उनकी समस्या ये थी कि किस तरीके से दुनिया की अटेंशन वो अपनी तरफ लें। जो ब्लैक डे उन्होंने मनाया है उसमें सिर्फ मैं एक ही बात देखता हूं कि जो भारत के तमाम सियासी जमात के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बीच बीच में ये कवरअप देते हैं कि देखिए वहां की फौज जो है वो अलग है, वहां के आतंकवादी जो हैं वो दबाव बनाते हैं, वहां की सरकार अच्छी है लेकिन फौज के दबाव में है। पहली बार तीनों लोग, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत और आतंकवादी, तीनों एक ही मंच पे खड़े हैं और तीनों ही एक ही बात कह रहे हैं। तो आप इस बात को देखें कि ये भले ही हम कहते रहे हों कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसमें आतंकवाद उनका एक हिस्सा है और उस आतंकवाद के जरिए वो भारत के अंदर जो उनकी पॉलिसी सन 71 की लड़ाई के बाद शुरू हुई थी कि भारत को 1000 कट दो, 1000 जख्म दो, जो लगातार रिश्ते रहे, ये उसी के हिस्से के तहत है। पाकिस्तान सीधे तौर पे भारत से जंग नहीं कर सकता, इसलिए उसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बनाया है, जिसके तहत वो कश्मीर का जब भी मौका होगा, चाहे वहां बुरहान वानी मारा जाए, चाहे सैयद शाह गिलानी का कोई मामला हो, यासीन मलिक का कोई मामला हो, इससे पहले मकबूल भट्ट का कोई मामला हो, आसिया अंदराबी का लाहौर की रैली के अंदर भाषण हो, पाकिस्तान का झंडा हो, हाई कमिश्नर यहां उनको नेशनल डे पे बुलाए, इफ्तार पे बुलाए और तमाम कॉन्स्पिरेसी रचे। ये पाकिस्तान सिर्फ इसलिए करता है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में कितना संजीदा है। लिहाजा ये ब्लैक डे भी जो मनाया गया है और जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज भेजा है सबको, आज यहां भारत में भी आया है वो मैसेज, आज उस मैसेज के खिलाफ आज अमेरिका की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं है जो बहुत पहले हुआ करती थी। उन्होंने कहा यह सीधे तौर पे एक बकवास है, बेवकूफी है और आप आतंकवादियों का समर्थन करके देश में अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं। यह उनके फॉरेन ऑफिस का जवाब है। तो ब्लैक डे जो मना है वो सिर्फ दुनिया का ध्यान उस तरफ खींचने के लिए है, उनके लिए पेशावर में लोग मर जाए, वजीरिस्तान के अंदर जो ज़रबे अज़्ब चल रहा है, मोहम्मद की तलवार जो चल रही है
वो लगातार आगे बढ़ रही है। आप देखें स्वात में क्या हो रहा है, आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो तमाम चीजें छुप जाएं और ह्यूमन राइट के नाम पर वो ये ढिंढोरा पीटना चाहते थे जो वो नहीं पीट पा रहे, इसलिए ब्लैक डे मनाया गया। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले इस मामले में जो है हाफिज सईद की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके बाद से पाकिस्तान सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया। क्या ये मान के चले कि इस समय वहां की सरकार जो है वो हाफिज सईद चला रहा है? जिस तरीके से हाफिज सईद खुलेआम रैलियां भी कर रहा है, उसके समर्थन में लोग आ रहे हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय तमाम दबावों के बावजूद हाफिज सईद की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन जो बोल रहा है वो वहां की सिविलियन हुकूमत कर रही है। देखिए, माना जाता था कि पाकिस्तान में सत्ता के 3 केंद्र हैं। एक है आर्मी, दूसरा इलेक्टेड गवर्नमेंट, तीसरा नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो टर्मिनोलॉजी है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार क्या करती थी कि अगर कोई दुर्घटना घटी भारत में तो कहा कि नहीं, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ हो सकता है। तो अब एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो स्टेट एक्टर्स दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों एक मंच पर आ गए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस था, ये डिफरेंसेस उसी का बनाया हुआ होता था पाकिस्तान हुकूमत का कि हम स्टेट एक्टर्स हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो उसमें पर कार्रवाई करने में हमारी अपनी अलग समस्या है, तो या जो उसने किया उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जैसे आप देखिए कि कश्मीर पर जो हमला हुआ था पहले 1948 में 47 में, तो उसमें कहा गया था कि कवालियों ने हमला किया है, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, मतलब वो भी नॉन स्टेट एक्टर था, उसने कब्जा किया। फिर वो अभी भी उसका ऑफिशियल स्टैंड यही है, जबकि सब जानते हैं कि उसके पीछे पाकिस्तानी सेना कहाँ था। अब फिर उसी टर्मिनोलॉजी को नॉन स्टेट सेक्टर की जो उसकी डिप्लोमेसी है या उसकी जो कूटनीति है वो यहाँ एक्सपोज हो गई कि आपका कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट के अंदर से ही कुछ लोग होता है, पूरा स्टेट के द्वारा पैटर्नाइज्ड रहता है, स्टेट के संरक्षण में रहता है, और उसको अपने से अलग करने के लिए आप उसको नॉन स्टेट सेक्टर कहते हैं। तो ये है जो पूरी दुनिया में हमें लगता है कि पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान जो काला दिवस मना रहा है वह भारत के खिलाफ मना रहा है। उसको लगता है कि ये मनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की एक खराब छवि बनेगी, लेकिन हमें लगता है कि अब उल्टे इसके कारण उसकी अपनी छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान की जो अपनी छवि है, अब लोग देख रहे हैं कि हाफिज सईद है वो आतंकवादी है, इस पर अमेरिका ने भी रखा हुआ है, इनाम रखा हुआ है, भारत के लिए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, और वो है जो उसी स्वर में बोल रहे हैं, हाफिज सईद बोल रहे हैं जिस स्वर में पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, और दोनों एक स्टेज, एक उद्देश्य, सब कुछ दोनों का एक हो गया है। तो उसके बाद है कि अब रह गया क्या है। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान है जो अब अंतिम लड़ाई लड़ रहा है जी। इसके बाद है कि पाकिस्तान के सामने आइसोलेशन का जो खतरा बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि बाद में जो इसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है इसके इंटरनल इकोनॉमी को चलाने के लिए, और जो इसकी वार इकोनॉमी उसको चलाने के लिए, तो दोनों वार इकोनॉमी और सिविलियन इकोनॉमी दोनों चलाने के लिए जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर सपोर्ट विथड्रॉ हुआ तो क्या पाकिस्तान की हालत होगी, इसके बारे में हम अभी अनुमान ही कर सकते हैं। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि वहां पर जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस ब्लैक डे के जरिए नवाज शरीफ साहब अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से तब जब वहां पे सिविलियन हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, कई जगहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं आर्मी के समर्थन में, लोगों में नवाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा है, तो क्या इस ब्लैक डे के जरिए वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो सवाल है वही जवाब है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान आज तक क्या करता रहा है। पाकिस्तान के जब भी इंटरनल मसाइल होते हैं, जैसे तीनों फैक्टर है, सिविलियन गवर्नमेंट का है, फौज का है और नॉन स्टेट एक्टर का है, जो भी है जो कहते हैं, ये तवाज़न जब बिखरता है वहाँ तो सब एक ही बात पर आगे आ जाते हैं कि वो कश्मीर की इशू को लेकर भारत से दुश्मनी को इतनी ज़ोर से उछालने की कोशिश करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है स्टेट में, मुल्क में उनके, वो थोड़ा दबे। लेकिन अब देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बड़ा सीरियस लिया था भारत ने, हिंदुस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सीरियस लिया, और लगा था कि कुछ लगता है कि ये सिविलियन हुकूमत पीस की तरफ कुछ कार्रवाई करना चाहती है, कुछ देर के लिए ऐसा लगा, और इसी वजह से सिविलियन हुकूमत की किसी न किसी तरह भारत की डिप्लोमेसी में सहयोग और सपोर्ट भी मिला जी। लेकिन वो उनका असली चेहरा
ज्यादा देर छिपा नहीं, फौरन सामने आ गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने पीस के लिए जब बस लेके चले लाहौर से बस वापस भी नहीं हुई कि वो कारगिल का कांड उन्होंने कर दिया। तो ये लोग हैबिचुअल हैं। जैसे अभी हमारे भाई ने कबायली आंदोलन जो वो एक्ट था उसकी चर्चा की, वो एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान उनके पास एक ऐसा मुद्दा है, पाकिस्तान के पास कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कश्मीर का इस्तेमाल, कश्मीर में आप देख लीजिए पीओके का जो तस्करा किया जा रहा है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ एडुकेशन नहीं है, बल्कि खाली टेररिस्ट की इंडस्ट्री है और कुछ है नहीं वहाँ। और अगर कंपैरिजन उसका आप कीजिए इस पार्ट से जो इंडिया के पास है, तो उसमें आपको बहुत डेवलपमेंट लगेगा। अभी देखिए कश्मीर के लड़का यूपीएससी में सेकंड किया है, यानी पढ़ने लिखने में भी आगे आ रहे हैं। तो ये कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो हम कभी ना स्वीकार करते हैं ना करेंगे, लेकिन जरूरत अब है कि उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ठीक, रामसागर जी आपसे जानना चाहेंगे, जो इस समय जो जिस तरीके से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, तमाम कोशिश की गई, हुकूमतें यहाँ बदलती रहती हैं, हर गवर्नमेंट जो आती है कोशिश ये करती है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य हो। इस गवर्नमेंट ने भी तमाम कोशिश की, लेकिन हर बार जो है पाकिस्तान अपना चेहरा वो साफ कर देता है कि ये हमारा स्टैंड है। आपको लगता है क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान के मामले में? जिस तरीके से कश्मीर के मामले में लगातार पाकिस्तान इंटरवीन कर रहा है, जिस तरीके से एक आतंकी को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत को भी ये कोशिश करनी चाहिए पूरी तरीके से एक्सपोज करने की उसे। भारत तो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, पहले के सरकार भी ये करने का कोशिश करते रही है। अब लगातार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये प्रयास रहा है कि पूरे विश्व में पाकिस्तान को एक्सपोज करें, और वो एक्सपोज हो रहा है। आप ही ने अभी चर्चा की कि स्कूल के जो बच्चे मारे गए हैं, उसको मारने वाले कुछ दिन पहले ही मारे गए थे, लेकिन उस पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का नहीं ध्यान गया कि वो भी आतंकवादी, और बुरहान भी आतंकवादी था। इस बात को पूरा दुनिया मान रहा कि वो आतंकवादी था। कल तो हाफिज सईद ने भी कहा कि मुझसे आकर के मिला था बुरहान, और ये कहा कि अब मुझे जन्नत जाने का शौक पूरा हो गया, आपसे मैं मिल लिया हूं, तो अब मारा भी जाऊंगा तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो तैयार कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो आतंकवादियों का फैक्ट्री है और वो एक्सपोर्टर है। वो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, वो विश्व के अन्य देशों में भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और आतंकवाद को बढ़ावा दे करके ही बहुत सारे कंट्री से पैसे भी ले रहे हैं। उन जो उग्रवादियों के लिए जो देश चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण विश्व में तैयार हो, वो पैसा भी दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान उस तरफ ज्यादा झुकाव उसका है, और ये उसका बना रहेगा। लेकिन वो ये भी मानते हैं, उसका जो लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान से कभी, उसकी जो विदेश मंत्री थी वो कही कि हम हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत सकते हैं, और न कभी जीतेगा, न जीता है, आगे भी नहीं जीतेगा, और आतंकवादी हमेशा मारे जाएंगे। इस बात की चिंता करनी। ठीक, नीता जी आपकी टिप्पणी, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है, पाकिस्तान का जो ये दुटप्पी चेहरा है, ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। और आज जिस तरह से पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसने और आतंकवादियों ने एक ही बोली बोली है, फ्लैग डे मनाया गया है, आखिर तो वो सरकार के ही संरक्षण में मनाया गया। हाफिज सईद वहाँ खुलासा खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि लगातार भारत की तरफ से ये प्रेशर है कि हाफिज सईद को डिपोर्ट किया जाए, उनको यहाँ भेजा जाए, उनका ट्रायल हो, जो भी है उसके लिए लगातार। यही नहीं, पहले भी कई आतंकवादियों को शह दी है, और ये उनका एक स्ट्रेटेजी के तहत ये एक सोची समझी रणनीति रही है। तो ये चीज आज ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसलिए आपने जो अभी कहा कि क्या ऐसा एक्सपोज हो सकता है, सकता नहीं, हो गया है एक्सपोज, और पूरे देश और पूरे दुनिया के सामने ये बात सामने आ गई है कि किस तरह से वहाँ की हुकूमत लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहे और उनको इस्तेमाल करते रहे कश्मीर में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए। और जो अभी आपने बात कही थी वो भी कुछ हद तक सही है। 21 जुलाई को पीओके में इलेक्शंस हैं, तो वहाँ पर चूंकि अभी इनकी पीएमएल पीछे है, वो चाहते हैं नवाज शरीफ जी कि वो आगे बढ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस समय उसकी हुकूमत है वहाँ पर, तो हो सकता है ये उसकी तरफ भी
ध्यान वहाँ की जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और आगे आने वाले समय में चुनाव में जीतने के लिए ये हो सकता है उस नीति का भी एक हिस्सा हो। लेकिन ले दे के ये बात पूरी तरह से अब क्लियर हो गई है कि आतंकवादियों को अगर कोई शय दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है, तो वो केवल पाकिस्तान है और इसके लिए अब भारत को बहुत ही कस के और कर्रे होकर के जवाब देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की दुहाई देते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात करते हैं, पाकिस्तान एक के बाद एक हर बार लगातार एक्सपोज ही हो रहा है, लेकिन अभी भी जो अमेरिका कई बार जो है सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी एड कम होती है। जिनको उन्होंने आतंकवादी घोषित किया हुआ है हाफिज सईद, वो खुल करके यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करता है, बताता है कि लाहौर से इस्लामाबाद हम मार्च करने जा रहे हैं, रोज तकरीरें कर रहा है। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी दोहरा रवैया है कि जब आपके यहाँ हमला होगा तो आप पाकिस्तान में जाकर के लोगों को मारेंगे, लेकिन भारत जिस व्यक्ति को मांग रहा है उसके लिए इस तरह का स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आपने आतंकी तो घोषित कर दिया, लेकिन आज तक ये दबाव पाकिस्तान पर नहीं बनाया जा रहा है कि भाई जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया गया है वो पीओके से लेकर के इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद से लेकर के हर जगह रैलियां निकाल रहा है, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? देखिए, और उनकी अभी भी कोई ऐड बंद नहीं हुई है। नहीं, देखिए, एक बात जरूर आप समझ लें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी में कोई मुल्क आपके घर की समस्या को हल नहीं करने आएगा। अमेरिका को एक मैसेज देना था, उसने मैसेज दे दिया। अब अगर आप ये समझते हैं कि 125 करोड़ का देश, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री है, वो इस इंतजार में बैठेगा कि अमेरिका अपनी जो है सील फोर्स को भेजेगा और जिस तरह से उसामा बिन लादेन को मारा था इस तरह हाफिज सईद को मारेगा, तो माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मैसेज देना था। उन्होंने कहा ये आतंकवादी है, ये 26/11 में जो मुंबई का हमला हुआ था उसमें शामिल है, इस पे इतने लाख का इनाम है। अब बाकी काम भारत को करना है। अब भारत अगर नहीं करेगा तो क्या अमेरिका करेगा उसकी जगह आकर के? अगर आप ये नहीं कर सकते और आप में इस बात की हिम्मत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपकी हिम्मत बढ़ा सकती है। आपको यह गलतफहमी क्यों पैदा हो गई है कि आपके लड़ाई को पाकिस्तान के साथ अमेरिका और फ्रांस को लड़ना चाहिए? 9/11 का हमला हुआ था, किस इंटरनेशनल फोरम पे, किस यूएनओ की बॉडी ने अमेरिका से यह कहा कि आप हमला कर दीजिए? बगैर पूछे उस 9/11 के बाद अमेरिका ने 2-3 मुल्कों को तबाह कर दिया। गलत किया, सही किया, यह बहस का मुद्दा हो सकता है। और आप ये देखें कि लगातार जब तक उन्होंने उस एजेंडे को पूरा नहीं कर लिया तब तक सांस नहीं ली, और पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर से चंद दूरी के ऊपर उसामा बिन लादेन को वो रात में उठा के ले गए और उसकी लाश आज तक पता नहीं चली। और आप बुरहानुद्दीन को मार देते हैं तो आप लाश दे देते हैं लोगों को, और 1 लाख की भीड़ उस मरने वाले का धर्म भी बताती है और धर्म के नाम पे वहां पर प्रोटेस्ट भी होती है, और उसके बाद में फिर आपको फायरिंग करनी पड़ती है। तो सवाल यह है कि आप ये कह रहे हैं कि फ्रांस ये करता है। फ्रांस में पहला हमला हुआ था 8 महीने पहले, फ्रांस ने क्या किया? धड़ाधड़ उसको जहां हमला करना था किया। वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो भारत के लिए नहीं लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपके साथ है। और मैं फिर उससे पहले एक बात कांग्रेस की लगातार हर इस डिबेट में मैं तारीफ करता हूं कि 26/11 के हमले के बाद भारत की डिप्लोमेटिक विन बहुत बड़ी थी। पूरी दुनिया के सामने मनमोहन सिंह ने तमाम जितने भी डिप्लोमेट थे, तमाम एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे, उनको जो डोजियर सौंपा था उसमें एक्सपोज कर दिया था पाकिस्तान को, और उससे ज्यादा एक्सपोज भारत को, पाकिस्तान को कोई नहीं कर सकता है। तो यह हमको बार बार अपनी टिमिड एटीट्यूड को बंद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। अरे एक्सपोज तो कितनी बार हो गया, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं कि अगर आपको आतंकवाद से लड़ना है तो इस देश के अंदर आतंकवाद की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है आप देखें। कभी इशरत जो है टेररिस्ट होती है, कभी नहीं होती है, कभी कोई भटकल पकड़ा जाता है तो कुछ और हो जाता है, कभी यासीन कुछ पकड़ा जाता है तो कोई और कुछ हो जाता है, बुरहान वानी पे मामला होता है। तो आपके मुल्क का कंफ्यूजन है ये अमेरिका के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। तो आप ये मत कहिए, क्या कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल बरादरी वो अपने हित से पैसा देते हैं, अपने हित से मारते हैं। तो हमारे देश के अंदर आतंकवाद से लड़ने की एक क्लियर कट पॉलिसी तो है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, ये हर राजनीतिक दल आके कहने लगता है। लेकिन आतंकवादी होता कहां है, कहां से शुरू होते हैं, उसके इलाज ढूंढने में हमारे राजनीतिक हित सामने आते हैं। इसलिए ना तो हमारी कोई इंटरनल पॉलिसी है और ना ही कोई विदेशी पॉलिसी है। तो जो कांग्रेस ने 2008 में किया था, आज 2016 में भी यही कर रहे हैं। तो फर्क
क्या आया है? आप कह रहे हैं एक्सपोजर कर रहे हैं, हम एक्सपोज कर रहे हैं, हम दुनिया के सामने उसका चेहरा दिखा रहे हैं। हर बार 200 लोग मरवाते हैं अपने देश के अंदर, फिर आप चेहरा दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान कर रहा है, अगर दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी का गुणा भाग बदला है, तो यह लड़ाई जिस दिन पीओके के अंदर शुरू हो जाएगी, यह लड़ाई जिस दिन पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक हो जाएगी, तो पाकिस्तान को पता चलेगा कि आग के खेलने से घर भी जलता है। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जिसके चलते कोई फैसला, जैसे आज भी खबर, कल खबर छपी है, वॉर जोन जो है कल खबर छपी है कि 26 जो हमारे यहां 26/11 हुआ था, उस वक्त एयरफोर्स ने तैयारी कर ली थी। उस वक्त सरकार के अंदर भी इस बात को राय थी कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने चाहिए। वो नहीं हुए, वो एक अलग बात है, उस वक्त की जरूरत होगी, लेकिन तैयारी तो की थी ना, आपने कुछ सोचा तो था ना। तो ये सरकार सोचेगी, अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी और इटली नहीं सोचेंगे आपके लिए। आपको लग रहा है कि वॉर जोन जो है वो कश्मीर से शिफ्ट होकर के, अगर विपुल कश्मीर के अंदर जो लड़ाई चल रही है, मैदान कहां होता है जंग के अंदर? ये देखा जाता है मैदान कहां है, लोग किसके मर रहे हैं। फौज हमारी मर रही है, पुलिस मर रही है, सीआरपीएफ मर रही है, हमारे उस पूरे इलाके के अंदर एक हालात हैं, उसका इफेक्ट पूरे देश में हो रहा है। अगर ये लड़ाई शिफ्ट करें आप पीओके के अंदर, अगर ये लड़ाई बलूचिस्तान में शिफ्ट करें, तो पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं, और 4 सूबों में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और तीनों सूबे जो हैं वो पंजाब की मेजॉरिटी, पंजाब की हेजोमनी, पंजाब की माइट से नाराज हैं। आप लड़ाई को शिफ्ट करें और लगेगा पाकिस्तान को कि लड़ाई हमारे घर और बावर्ची खाने में आ गई है, तो उसको समझ में आएगा लड़ाई तो आज आपके जमीन पर हो रही है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको 4 टेररिस्टों को भेज देता है, और आपके यहां करोड़ों की कमांडो तैयार, जिसमें सरकार का पैसा लगता है, वो मर जाता है। उनके लिए एक टेररिस्ट पे खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमारे यहां जो सिस्टम पे पूरा छिन्न भिन्न कर देते हैं, जैसा कि नीता जी जानती होंगी कि जब मुंबई पे हमला हुआ था, 55,000 करोड़ का बिजनेस हमारे यहां ठप हुआ था, पूरी मुंबई 3 दिन तक नहीं हिली थी। तो यह आपको आर्थिक नुकसान भी हुआ, और 158 लोग भी मारे गए, और एक आपने कसब को पकड़ा, ठीक है, उसको आपने फेयर ट्रायल दिया। लेकिन अगर गिनती की बात करें तो पाकिस्तान को यह करने में आसानी है। जिस दिन आप यह करने लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है। चलिए एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे बाकी मेहमानों से भी कि क्या वॉर जोन शिफ्ट करने का समय आ गया है। भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इस बात का एहसास करा सकता है कि लोगों के मरने का दर्द होता क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां पर कि बुरहान वानी के मारे जाने पर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे हैं और आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से भी संदेश आया है। इस संदेश में तमाम बातें कही गई हैं। कहा यह गया कि भारत जो है जिस तरीके से अपनी हार भारत को स्वीकार करनी चाहिए, ये कश्मीर के मुद्दे पर यह कहा गया नवाज शरीफ की तरफ से। वो नवाज शरीफ जो भारत के साथ दोस्ती की तमाम बातें कर रहे हैं। कहा कि कश्मीर की आज़ादी की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कश्मीर की आज़ादी को पाकिस्तान ऐसे नहीं जाने देगा, कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान हर समय खड़ा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी लंबा चौड़ा संदेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। वो पाकिस्तान जो कि अपने राष्ट्र को नहीं संभाल पाया, जहां पर कि बलूचिस्तान में लगातार फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, कभी भी वो अपनी जो है अलग होने का दावा कर सकता है। वो पाकिस्तान जिससे कि बांग्लादेश नहीं संभला, वो कश्मीर की आजादी की लड़ाई को हवा दे रहा है। उपेंद्र जी, कैसे देखेंगे आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ये संदेश जो आया है? अब देखिए, नवाज शरीफ है जो वहाँ, उनकी अपनी स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो कुछ दिन पहले चर्चा थी कि सेना उनको हटाने जा रही है, तो चर्चा तो गलत साबित हुई, लेकिन ऐसा नहीं, कोशिश तो जरूर कुछ ना कुछ हो रही होगी। तो उनकी स्थिति जो खराब हो गई है, तो उसे मजबूत करने के लिए वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कश्मीर के इशू को अलापने लगते हैं। वहाँ पाकिस्तान में अपने को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त साबित करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप कश्मीर हमारा है, कश्मीर की आज़ादी है और कश्मीर क्या क्या आप कहना शुरू कर दें। सही बात है कि जो पूरा पाकिस्तान है
उसका अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका हुआ है। तो जब उसके नेताओं पर या किसी पार्टी पर कुछ खतरा पैदा होने लगता है तो फिर अपना जो भारत विरोधी सुर है उसको वो तेज कर देते हैं। तो वो इसके अलावे और आप कुछ कर नहीं सकते। पूरी तरह से इसको बंदर घुड़की इसको बोलते हैं, वो बंदर घुड़की दे रहे हैं कि हम कश्मीर को ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या कर लेंगे कश्मीर में? क्या नवाज शरीफ ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में वो सैनिक हस्तक्षेप करेंगे? क्या ऐसा मैसेज से तो लग नहीं रहा है। या थोड़ा सा कोई इसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि अब कश्मीर को बहुत बड़ा इशू बनाने जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों के साथ पूरी तरह से साथ खड़े हैं, तो क्या वो करेंगे? मान लिया वहाँ एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके बाद डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उस डिस्टर्बेंसेज को ख़त्म करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब उस पर उनको ऑब्जेक्शन है तो क्या करेंगे? तो ये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां पे जो कि बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन ह्यूमन जो है व्यवहार कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि वो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, जो पख्तूनिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो 3 राज्य हैं पंजाब के चारों तरफ जो हैं, तो इनमें जो कुछ हो रहा है उसको दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए, वो जो अपना कंट्राडिक्शन है उसको ढकने के लिए कश्मीर का नाम लेते हैं। बाकी है कि अब हमें क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के लेवल पर उतर करके जिस तरह से कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बनाता है उस तरह से भारत कोई इशू बनाए सिंध को या बलूचिस्तान को कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लोग आरोप लगाते रहे हैं, यूपीए की सरकार थी उसमें भी आरोप लगाया जा रहा था कि भारत है जो बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, उसका आरोप गलत था। तो लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत एक ऐसा जिम्मेदार देश है कि जिस तरह से कश्मीर को जिस तरह से इस्तेमाल वो कर रहा है या कश्मीर में जो डिस्टर्बेंसेज पैदा कर रहा है पाकिस्तान, उसी तरह से भारत भी बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंसेज पैदा करे, सिंध में डिस्टर्बेंसेज पैदा करे। ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए, भारत ऐसा करेगा भी नहीं। बाकी है कि जो अपना उसका कंट्राडिक्शन है, खासकर मैं कह रहा हूँ कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, वो सपोर्ट हटाया जाए। जैसे ही वो सपोर्ट हटेगा पाकिस्तान को जो मिल रहा है, उसके बाद देखिएगा उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो अपने जो विरोधाभास है उसके बाहर से दब करके गिर जाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, जो बातें कही हैं, पुष्पेंद्र जी बहुत छोटी टिप्पणी चाहेंगे, उसके बाद से बाकी लोगों के पास जाना चाहेंगे। मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से एक के बाद एक जो तमाम देश का प्रधानमंत्री अगर ये अपील कर रहा है। मैंने वही कहा, आप जब मैंने ओपनिंग सेंटेंस कहा था तभी मैंने कहा कि अब तक पूरी दुनिया में और खासतौर से भारत के तमाम डिप्लोमेट में, भारत की तमाम सियासी तंजीमें ये मानती रही हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री है, पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों को खड़ा करती है, उनको मदद देती है। और कश्मीर पे वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मॉरली मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से कश्मीर में एक हिजबुल मुजाहिदीन का इनामी कमांडर आतंकवादी को मारने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने कभी ब्लैक डे नहीं मनाया। ये तमाम सारी चीजें जो वहां अलग अलग आतंकवादी ग्रुप हैं, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे ज़कीर रहमान लखवी हो, चाहे मोहम्मद हाफिज सईद हो, ये तमाम लोग करते रहे। लेकिन आज जो मैसेज उनका फ्लैश हुआ है, जिसका यहां हिंदुस्तान के मीडिया के पास भी भेजा गया है, उसको देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो लोग बातें छुपी हुई कहते थे, आज ये पूरा बयान जाकर साझा करके उन्होंने जो बातें उसमें कही हैं, अगर आप उसको देखें तो ये इतना लंबा चौड़ा बयान है। उसमें वो ये कह रहे हैं, यहां से आप देखें, अगर उन्होंने जो इसमें कई सारी चीजें जोड़ी हैं, उसमें एक आध चीज नहीं उन्होंने कही है, उन्होंने बहुत लंबी बातें कही उन्होंने उसके अंदर। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा कश्मीर के अंदर जो वेव बनी है आजादी की, इसको हमें जिंदा रखना है। इन ए मैसेज ऑन ए ब्लैक डे, द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ सेड, पाकिस्तान स्टैंड विद द कश्मीरीज इन एवरी आवर ऑफ ट्रायल एंड दिस रिलेशन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, civilization, humanity, but also related to blood. We will never leave Kashmiri alone, and their case would be fought at all diplomatic, political and human rights fora. He reiterated, he said the current freedom wave in Kashmir would not subside, and when nation arouse in such a way, nothing could stem their way towards freedom. India had no other option but to accept its defeat before the historic struggle, he said, the Prime Minister.
said on this day, the whole nation would express solidarity with the Kashmiri people. All the government officials would put black arm bands and special prayer would be offered to the Kashmiri and after the Zohar Namaz, all the Kashmiri mission abroad would hold special ceremonies to highlight the issue. Beside, Pakistani diaspora would hold demonstration in front of the United Nations office across the globe. They would mobilize human rights organizations in their respective countries to take notice of the human rights violation in Indian occupied Kashmir and sensitize various caucus in different regions. तो ये इतना लंबा मैसेज है, ये मैसेज कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिटन में नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो बिल्ली छुपी हुई थी वो उस बैग से बाहर इसलिए आ गई है कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत इस समय उस दबाव में है, इस कमजोरी में है कि उन्होंने आतंकवादियों ने जो लाइन रखी है कि पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ आर्थिक संबंध तोड़े, भारत से अपने सफीर को बुलाए, ये तमाम टर्म डिक्टेट जो हाफिज सईद ने कही है, आप देखते रहिए एक के बाद ये एक उस तरफ ही जा रहा है। तो आज पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान की हुकूमत एक ही सफ में खड़े हुए हैं। शकील साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक ये सब तो हम जानते थे कि पाकिस्तान बैकडोर से कश्मीर के अंदर जो तमाम अनरेस्ट हम देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब खुलकर के प्रधानमंत्री का, वहां के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम फ्रीडम स्ट्रगल में साथ हैं। वो कह रहे हैं कि मामला सिर्फ कश्मीर उसका नहीं है, धर्म का नहीं है, मामला खून के रिश्ते का है। ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं नवाज शरीफ? इसमें कोई खास इशारा है नहीं जी। अभी पुष्पेंद्र जी ने सब इशारा, सारी बातें बता दी जी। और ये बराबर पाकिस्तान के पास यही थ्योरी है, इससे ज्यादा तो उनके पास लेकिन रहता आधिकारिक नहीं है। रूप से कोई प्रधानमंत्री नहीं, इस आप तरीके ऐसा से ना कह सकते हैं कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री या किसी शकील भाई, पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने मैसेज नहीं दिया है। बात भुट्टो कहते थे जिसको नहीं, कहना बात अलग है, आप राजनीतिक बयान दें। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आप लिखित में बयान जारी कर रहे हैं और आज आप नहीं शकील भाई एक लाइन, आज आप जितनी रैली निकली है, एक मंच पे प्रधानमंत्री भाषण कर रहे हैं, उससे 10 मीटर की दूरी पे आतंकवादी भाषण कर रहे हैं और फौज के लोग काला रंग का रिबन लगा करके पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो धुपे छुपे कर रही थी, वो उसने इस मैसेज जो रिटन में है उसमें फर्क है। हमको याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि 1000 साल तक घास खानी पड़े हम घास खाएंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। तो सवाल ये नहीं है, कहने और लिखने में फर्क हो जाता है। ये मैसेज पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। आपकी बात, आपका मेरा व्यू इसमें आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं मानता कि ये पहली बार हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान बराबर कश्मीर का बहाना लेके भारत की दुश्मनी और अपने मामलात को सबसाइड करने की कोशिश कर रहा है। आज आप देखिए तो पाकिस्तान एकदम आग के ढेर पर बैठा है। किसी दिन कोई भी घटना बड़ी से बड़ी वहां हो जाए कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्री बनाई है वो फटेंगे कहां वो बम जो बना रहे हैं, ह्यूमन बम बना रहे हैं और टेररिज्म की पूरी दुनिया में आज माहौल कुछ अलग है। पाकिस्तान बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता। ये पहले जो डिबेट हुआ था, बात सही है कि अमेरिका कुछ भी कह दे कर दे, लेकिन पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में टेररिज्म प्रो और टेररिज्म अगेंस्ट, ये दोनों अमेरिका की थ्योरी है। कभी तालिबान को स्थापित करना वहां, कभी तालिबान को हटाना, कभी आईएसआई को स्थापित करना जंग के लिए, फिर उनको विड्रॉ करना। ये अमेरिका की एक राजनीति है अपने आर्म्स के बिजनेस की। उसके लिए छोटे छोटे हम लोग हिस्से बन जा रहे हैं। सवाल हमें सोचना नहीं है, सोचना सरकार को है कि सरकार ने जितनी बुलंदी से, जितने हौसले के साथ कहा था पाकिस्तान से हमको सबक सिखाने की बात, आज वो वक्त आ गया है। इसमें हमें क्या कहना है, सरकार को स्ट्रांगली इस पर एक्शन लेना चाहिए। देश की जनता यही चाहती है और देश की जनता की इच्छा के साथ पूरे देश की जनता सरकार के भी साथ है, लेकिन एक्शन तो ले सरकार। चलिए, हमारे साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम दोनों से जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं सरकार इस पूरे मामले पर लेकर के, चाहे वो यूपीए की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं कोई एक्शन, अब आपको लगता है एक्शन लेने का वक्त आ गया है? कोई संदेश इस मंच से आप देना चाहेंगी अपने सरकार को कि अब वक्त आ गया है कि हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है?
नीता जी, आपसे शुरू देखिए करें। विपुल जी, हम लोग यहाँ आपस में जो ये बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा डिस्कशन सरकार के अंदर होता है, चाहे वो ये सरकार रही हो या पिछली सरकार रही हो। हाँ, ये है कि समय समय पर पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहता है, उसके हिसाब से हमारे एक्शंस गाइड होते हैं। अब जैसे आज की ये बात जो ब्लैक डे की बनाई गई, इससे एकदम ही पूरी तरह से एक्सपोज हो करके ये बात उजागर हो करके सबके सामने आ गई। अब हमारी समझ में हमारे सरकार के पास कोई ऐसा रीजन नहीं रह गया कि वो कोई कड़ा स्टेप ना ले। इसलिए ये जो हालात बन रहे हैं, ये पूरी तरह से अब इस चीज को सामने रख रहे हैं कि अब कोई ना कोई एक्शन जल्दी ही लेना चाहिए। वो क्या होगा, ये देखिए, डिप्लोमेट्स बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा। और वो टेलीविजन पे भी जो है डिस्कस नहीं हो सकता। राम सागर जी, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ हम एक्शन का स्ट्रेटजी यहाँ नहीं बन सकता। राम सागर जी, आपको लगता नहीं है कि अब ये बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, इस बीमारी का इलाज होना चाहिए? बहुत लंबे समय तक हम थोड़ी थोड़ी दवा बीच में लेकर के इस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर के कोई एक फाइनल सोल्यूशन तो होना चाहिए। विपुल जी, बीजेपी ने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिया है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से कहे कि मैं परमाणु युद्ध करूंगा, उस पर परमाणु बम गिराएंगे, आप उसको बात कीजिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से। और जब वहां के राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी से बात किया तो वाजपेयी जी का यही कहना था कि आप जान लो कि हमारे देश का आधा हिस्सा चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये एक प्रधानमंत्री का कहना था। अभी जो पाकिस्तान ये क्रियाकलाप कर रहा है, जो दुष्कर्म कर रहा है, उससे हिंदुस्तान के लोगों में जो वो ब्लैक डे मनाया है, तो हिंदुस्तान के आम जनता के लोगों के बीच भी एक एकता का वातावरण बना है, कश्मीरियों के बीच भी एकता का वातावरण बना है, और हबीबुल्ला जैसे आदमी आए हैं जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान का मंशा वो कभी पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान और कश्मीर के लोग, चूंकि पीओ के में देख चुके हैं कश्मीर के लोग की कैसे वहां दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह बिहेव किया जाता है, और कैसे वहां झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, विपुल सिंपल ये पूछ रहा है, आप सरकार के आदमी हैं, उनके नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है, आप ये बताइए कि अब घड़ा पापों का भर गया है, क्या सरकार को कोई कदम ऐसा डिसाइसिव लेना चाहिए ताकि भारत के लोग, भारत की फौज, भारत के मासूम लोग जो लगातार मर रहे हैं उसके भेजे हुए, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो एक सोल्यूशन बताइए बहुत संक्षेप में। दूसरा विषय, सरकार तो तैयारी कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि अब इस पूरी तैयारी जो है इसको अंजाम तक पहुंचा जाए। चलिए अब अगले विषय पर बढ़ते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें तमाम सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर ब्लैक डे पे अलग अलग बातें चल रही हैं। बहुत लोगों का यह भी कहना है कि अगर एक आतंकी के मारे जाने पर पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा है, तो जितने आतंकी हैं सबको मारा जाए और हर रोज वहां पर ब्लैक डे इसी तरह मनाया जाए। भारत के लोगों को इसकी कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर चर्चा करते हैं। संसद के अंदर लगातार हंगामा मचा हुआ है, आपको बता दें उना मुद्दे को लेकर के क्या कुछ इस पर राजनीतिक टिप्पणियां आई हैं, पहले जरा फटाफट वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज गुजरात के बारे में, आज की घटना के बारे में इनका रिप्लाई जो था वो हमारे को समाधान कारक नहीं है, एक। और दूसरी चीज हमने डिमांड किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ और वहां पर भेजिए, इंक्वायरी होने दो, किस किस पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व है, कौन से संगठन उसमें इन्वॉल्व है, उनके लिए ये फुल इंक्वायरी होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। उस वक्त हम खुश हो। इसीलिए उन्होंने मैं ये चाहता हूं आप अनाउंस करेंगे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, वो भी सुन लीजिए। ये ऊना उपमंडल है जिला गिर सोमनाथ में, यहाँ पर मोटा समधियाला नामक एक स्थान है गुजरात में, यहाँ पर की 11 जुलाई 2016 को एक दलितों पर अत्याचार की घटना घटित हुई है। इस घटना में जो विक्टिम थे, गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद
जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और लोहे के पाइपों से, लाठियों से, एवं एल्यूमिनियम स्टिप आदि से पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़ितों से 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323 और 504 और जीपीए की धारा 135 और अत्याचार अधिनियम की धारा 325 के अधीन ऊना पुलिस थाना में दिनांक 11 जुलाई 2016 को 7:30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो एससी और एसटी सेल का काम विशेष रूप से देखते हैं। समय बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी हम तमाम खास मेहमानों से लेना चाहेंगे। शुरुआत उपेंद्र जी आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको लेकर के आज 3 घंटे के अंदर 4 बार जो है सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया इस मामले पे काफी ज्यादा कार्रवाई की गई है, एफआईआर हो चुकी है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लोग अभी इस पर संतुष्ट नहीं। आपकी टिप्पणी पहले। अभी देखिए, इसमें जब इस तरह की कोई घटना घटती है, खास करके बहुत संवेदनशील घटना हो, तो उसको दो तरह से हल किया जाता है। एक तो एक प्रशासनिक स्तर पर, दूसरा इसको पॉलिटिकली। तो जैसा ये होम मिनिस्टर ने कहा कि प्रशासनिक रूप से तो किया गया है कि गिरफ्तार किया गया, जो 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा है कि जो घायल हुए उनको मुआवजा भी दिया गया है और उनका इलाज भी चल रहा है और इसमें मौत नहीं हुई है। ये अच्छी बात है हम लोग के लिए कि इसमें मौत नहीं है, सब लोग पीटे गए हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर जो हुआ, उसके बाद राजनीतिक संदेश भी देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, गुजरात सरकार को। वो राजनीतिक संदेश सही ढंग से नहीं दिया गया। वो इस तरह संदेश दिया जाना चाहिए जिससे कि जो दलित वर्ग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा हो और दूसरे लोग जो लोग अत्याचार कर सकते हैं उनमें डर पैदा हो। ये दोनों काम होता है। ये जो पॉलिटिकल मैसेज जो नहीं दिया गया, उसी कारण समस्या हो रही है। ठीक जी। नीता जी, यही तो हम जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल मैसेज अगर नहीं दिया गया, आपने इसको बहुत हल्के से बोल दिया। मैं एक बात कह रहा हूँ जी, आज इतनी गंभीर चर्चा हो रही थी, मैं चाहूंगा इस विषय पे भी टिप्पणी रखें। और राहुल गांधी जी जो है झपकी ले रहे थे, सो रहे थे, इस पर आज काफी जो है लोगों के लिए चर्चा ये तो बहुत ही, ये चर्चा का विषय है ही नहीं, लेकिन आप चाहते तो मैं इस पे एक स्टेटमेंट बाद में बोलूंगी। लेकिन पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिकल मुद्दा इसको क्यों नहीं, तस्वीरें देखते रहिएगा राहुल जी की बात पर आप लोग फिर उसी प्रकार से ये बड़े कष्ट की बात है कि जिस तरह से पॉलिटिकल स्तर इतना गिरता जा रहा है। दयाशंकर सिंह जी ने जैसे वाक्य बोले मायावती, उसी तरह से विपुल जी मुझे बड़ा कष्ट है कि मीडिया केवल ये देख रही कि राहुल जी ने झपकी ले ली। राहुल जी ने झपकी ली या नहीं ली, या आदमी कुछ ध्यान मगन है, बैठ करके कुछ सोच रहा है। आप लोगों ने हर तरफ ही नहीं है तो गंभीर मीडिया ने निकलते गंभीर तो भाई साहब आपके यहाँ से ना तो वहां पर कोई गया। जब घटना हुई उसके कितने दिन बाद उसकी एफआईआर वगैरह हुई और उस पर कोई एक्शन लिया गया। जब इतना चिल्लाया गया, जब विपक्ष ने इतना कुछ कहा, राहुल जी तो स्वयं खुद जा रहे हैं कल, लेकिन आज वहां चूंकि आपने इस तरह मीडिया ने कैप्चर किया और ध्यान एकदम दूसरी तरफ गया, ना कि उस मुद्दे पर जिस गहराई के साथ जो बातें मल्लिकार्जुन साहब ने कही उनको आगे परस्यू करने की बजाय राहुल गांधी सो गए। ये आज इस नेशन का डिबेट बन गया। शकील साहब, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले पर? पूरे मामले पर टिप्पणी ये है कि जो अभी सरकार है बीजेपी लेड बाय एनडीए की, उसके प्रति ये माहौल पूरे देश में ये बन रहा है कि वो पहले तो एंटी माइनॉरिटी थी ही, और अब दलितों के खिलाफ और ओबीसी समुदाय के खिलाफ इनका चेहरा क्लियर हो रहा है। चूंकि ये आरएसएस के वो कार्यकर्ता हैं जो उनके सेल के जरिया वो काम कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए, और उनका उन्नाव में जो घटना हुआ, इत्तेफाक से वो दलित समुदाय के लोग थे जो सदियों से ये काम करते हैं। वो गरीबी के कारण के पक्षी जो मर जाते हैं, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, का कुछ भी हो, तो उनके खाल को निकाल के उसको बेच के कुछ अपने रोटी रोजी का इंतजाम करते हैं। सदियों से ये चल रहा है ये। और आज नई बात उनको पकड़ के उज्जान के, और वही उतना नहीं, सोशल मीडिया पर तस्वीर भी उन लोगों ने दहशत पैदा करने के लिए खुद डाली, और कई दिनों तक सरकार
केंद्र आज पार्लियामेंट जब उठा होने वाली है तो कुछ कार्रवाई हो, राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही खराब संदेश पूरे देश में जा रहा है। इस संदेश को बदलना पड़ेगा। सरकार को यह देखना होगा कि सरकार सभी की है, सरकार किसी एक समुदाय, एक ग्रुप और एक पार्टी की नहीं, बल्कि सरकार जो आज बैठी है वो भारत के और भारत की जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड का समय रह गया है। विपुल जी, मैं कहूं कि जो 67 सालों से कांग्रेस ने देश के अंदर जातीयता का जहर बोया, फैलाया और सांप्रदायिकता का जहर बोया और फैलाया, उसी का ये दुष्परिणाम है। शकील जी ने आरएसएस का नाम लिया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1937 में जब गांधी जी गए थे आरएसएस के कैंप में, तो उस समय गांधी जी ने तारीफ किया कि आरएसएस छुआछूत के खिलाफ, जब ये छुआछूत का वातावरण खड़ा करते थे तब आरएसएस उसके खिलाफ काम कर रहा था। और छुआछूत के सुन लीजिए, पहले देश के अंदर गांधी जी ने, आपका नेता गांधी जी ने तारीफ किया है, आरएसएस से आपका नेता गांधी जी ने तारीफ किया है, जवाहरलाल नेहरू आरएसएस से मदद लिया करते थे। देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू आरएसएस से मदद लिया करते थे। ये भी बताइए कि गांधी जी की हत्या किसने की? ये भी तो गांधी जी की आप कर रहे हैं उसको। गांधी जी तो हमारे विचारों के समर्थक थे, अंबेडकर हमारे विचारों के समर्थक थे, पटेल आरएसएस के विचारों के समर्थक रहे हैं। और यही नहीं, आज मायावती के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया, एक तरफ गुजरात में ये घटना घट रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के भाई पटेल जी दोनों मायावती के खिलाफ टिप्पणी करके दलित विरोधी आप सभी का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, रामसागर जी आपका, शकील साहब का, नीता जी आपका। घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।